हेडिंग्स चेंज हो गई है, बीच में कंटेंट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। तो हम नहीं चाहते कि हम पुराना टैक्स लॉ पढ़े, हम हमेशा अपडेटेड रहे। और इसलिए मैं आज आपके साथ जो मैंने आपको पेनल्टीज पढ़ाई थी वो भी अब मैं आपसे आपको एक फ्लो चार्ट, सॉरी एक टेबल की फॉर्म में आज प्रोवाइड कर दूंगा। वो मैं सारी बना के लाया हूँ, तो आपको ये भी मिल जाएगी, जिससे आपको इजी हो जाएगा वो पेनल्टीज वाला यूनिट भी जो हमने पढ़ा था। कि हम पढ़ के आए थे सारा कि अनरीजनेबल पोजीशंस 1000 और ये। तो हमें बेसिकली बिल्कुल स्मूथ करना है इस प्रोसेस को। तो आज हमारा लास्ट सब यूनिट है, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है, बट हम इसको इन डिटेल में, अब इन्होंने ये ऐड ऑन कर दिया इसको, इस यूनिट को, तो हम इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है हमें शायद पता है, बट स्टिल हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्लोजर का मतलब जब हम किसी की इंफॉर्मेशन, खासकर यहाँ पे टैक्स पेयर की बात हो रही है, जब हम एक टैक्स पेयर की डेटा को, जो भी उसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है एक रिटर्न बनाने के लिए, ताकि हम उसका रिटर्न बना पाए, या जो भी उसका रिटर्न बना पा रहा है उसको उसके लिए हेल्प कर पाए, और एक टैक्स पेयर हमें उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन देगा, उसको अगर हम डिस्क्लोज कर दें। डिस्क्लोज का मतलब कि लोगों को जाके जाके बता दें कि ये देखो ये इस टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन है। अगर हम ये चीजें करते हैं तो हम पे किस तरह के एक्शंस आईआरएस ले सकता है। अ टैक्स प्रिपेयरर मस्ट नॉट डिस्क्लोज और यूज एनी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है, हमने यहां तक पढ़ा है इसके बारे में पेनल्टीज में। आज हम इन डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले तो वो कह रहे हैं कि टैक्स प्रिपेयरर को करना ही नहीं है डिस्क्लोज। जनरल रूल क्या कहता है कि टैक्स पेयर को डिस्क्लोज करना ही नहीं है, या यूज नहीं करना है उस टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन को टैक्स पेयर के कॉन्सेंट के बिना। वो भी कॉन्सेंट कौन सा होना चाहिए? रिटर्न। क्वेश्चन डाल देंगे, कॉन्सेंट में ओरल लिख देंगे, और लिखा कॉन्सेंट होगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बट कॉन्सेंट शुड बी रिटर्न। अगर रिटर्न कॉन्सेंट नहीं लिया है टैक्स पेयर का, मतलब उसकी इजाजत नहीं ली है रिटर्न फॉर्म में, तो तुम डिस्क्लोज नहीं कर सकते उसकी इंफॉर्मेशन। ये हो गया तुम्हारा जनरल रूल। एक्सेप्ट फॉर प्रिपेयरिंग और असिस्टिंग इन प्रिपरेशन ऑफ द रिटर्न। अरे उसके, अगर तुम्हें किसी कोई उसका रिटर्न बना रहे हैं, उसका रिटर्न के लिए तुम बस असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तब तो ऑब्वियसली मेरे को शेयर करना ही पड़ेगा डेटा, नहीं तो रिटर्न कैसे बनेगा क्लाइंट का। तो क्लाइंट के रिटर्न बनाने के लिए उसको मैं असिस्टेंस दे सकता हूँ, और रिटर्न प्रिपरेशन के लिए मैं तब डिस्क्लोज कर सकता हूँ टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन को। पर उसके बिना आई कैन नॉट डिस्क्लोज, ये आपकी जनरल रूल कहता है। तो जनरल रूल हमें याद रखना है। हमेशा आपको पहले ना हेडिंग में जनरल चीज बताई जाती है कि ये बात सच्ची है। अब उस बातों में हेरा फेरी की जाती है कि इसमें एक्सेप्शंस क्या हो सकती हैं, इसमें कुछ और एड ऑन क्या हो सकता है, वो नीचे लिखा रहता है सब। तो जनरल रूल हमें समझ आ गया। ये वाला यूनिट इजी है, आपका बस पुराना सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, 2.3। अब उसमें वो कह रहे हैं कि पेनल्टीज फॉर अनऑथराइज डिस्क्लोजर। अब हमने जो पेनल्टी पढ़ी है, पेनल्टी हमेशा दो चीजों में कैटेगराइज होती है, ठीक है। एक होती है हमारी सिविल पेनल्टी, और एक होती है हमारी क्रिमिनल पेनल्टी। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थी सब सिविल पेनल्टी। सिविल पेनल्टीज में क्या आते हैं? सीधा सीधा फाइन्स, जितने हमें पैसे भरने पड़ रहे हैं वो होगी हमारी सिविल पेनल्टी। क्रिमिनल पेनल्टी में पैसे भी भरने पड़ सकते हैं, और साथ में हमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, नॉर्मल लैंग्वेज में जेल भी हो सकती है। अब वो कह रहा है अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन, अनऑथराइज मतलब जिसका टैक्स पेयर ने रिटर्न कॉन्सेंट नहीं दिया था, वो इन्फॉर्मेशन मेरी अनऑथराइज बन गई। उसके लिए सिविल पेनल्टी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है कि कितनी है। जो हमने पढ़ा था $250 पर अनऑथराइज डिस्क्लोजर, अप टू मैक्सिमम और 10,000 पर ईयर। ये मैंने समझाया था किस तरह कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब प्रिपेयरर सेंड क्लाइंट्स इन्फो टू द मार्केटिंग फर्म, एग्जांपल मैंने नीचे डाल दिए। कोई भी एक मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, वो लोग क्या कर रही है, जो भी लोग साल में $25,000 से ज्यादा टैक्स पे करते हैं, उनका उन्होंने डेटा निकाला उस मार्केटिंग एजेंसी से, उनको पता चला यार ये तो एक नया हाई नेटवर्थ क्लाइंट है, ये तो बहुत रिच है, इन ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को पकड़ो। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को पकड़ने के लिए इन्होंने सोचा किस तरह पकड़ा जाए, तो इनके हम पहले इनके इनके टैक्स प्रिपेयर्स को पकड़ते हैं, उनसे डेटा ले लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ काम कर दिया भाई, अपने टैक्स पेयर का डेटा दे दिया, मार्केटिंग एजेंसी ने तुम्हें बोला हम आपको, आपने उससे फीस लेनी है कितनी, $200, हम आपको $300 देते हैं, छोड़ो उसको, आप हमें उसका डेटा दे दो, हम उसको रीच आउट करेंगे, हमने कोई पिच करनी है उससे, कोल्ड कॉलिंग करनी है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए भाई पेनल्टी लगेगी आपको कितनी? सिविल पेनल्टी जो हमने अभी डिस्कस कर ली, एक डिस्क्लोजर के लिए 250। क्रिमिनल पेनल्टी भी है इसको, मतलब जेल भी हो सकती है। देखो क्रिमिनल पेनल्टी में फाइन आ गया कितना, 1,000 फाइन, और 1 साल की प्रिजन, 1 साल की इम्प्रिजनमेंट। मतलब मेरे को जेल हो जाएगी अगर प्रिपेयरर ने जान के वो इंफॉर्मेशन क्या करी है,
फ्लरिश करिए। अब देखो ये वाले वर्ड्स तुम्हें पहली सिविल पेनल्टी में दिखे, नोइंगली और रेकलेसली, उसमें बस क्या वर्ड दिखा, अनऑथराइज डिस्क्लोजर। तो ये चीजें ध्यान रखना, वो बोलेगा नोइंगली और रेकलेस में कौन सी पेनल्टी लगेगी, तुम वहां पे लिख के आ जाओगे $250 और 10,000 पर ईयर। नहीं, नोइंगली और रेकलेस में उसमें क्रिमिनल पेनल्टी अगर पूछी है तो मेरे को दिमाग में रखना, अच्छा उसके लिए क्रिमिनल पेनल्टी जो थी दैट वाज 1,000 फाइन और 1 साल की जेल। नोइंगली का क्या मतलब होता है, जान के। रेकलेसली का क्या मतलब होता है, मतलब लापरवाही करके। लापरवाही कैसे करते हैं यार, तुम एक एग्जांपल ले ले डॉक्टर की। अगर तुम्हें कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है और उसने उसमें देखे ही नहीं, लगा लो कोई मेडिसिन थी उसमें उसने सॉल्ट्स, तुमने ये पर्टिकुलर सॉल्ट्स मांगे थे कि ये पर्टिकुलर सॉल्ट्स होने चाहिए इसमें, उसने रेकलेसली तुम्हें एक ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, उसने खुद उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़े, तो वो रेकलेस बिहेवियर है। इसी तरह तुम एज अ टैक्स प्रिपेयर सोचो, रेकलेसली और नोइंगली कुछ करते हो और इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हो, तो ये पेनल्टी है तुम्हारे पास क्रिमिनल वे में। एग्जाम्पल तुम पढ़ सकते हो, a preparer sells client's financial data to a loan agency, this could lead to criminal charges। यहां पे तो देखो उसने बेच ही दिया, he sold his financial data to a loan agency, तो ये एक क्रिमिनल पेनल्टी में लेके जा सकता है। उसके बाद एनहांस्ड क्रिमिनल पेनल्टी फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, तो मतलब क्रिमिनल पेनल्टी एक और तरह की हो सकती है, और भी इसको बढ़ा सकते हैं। वो कह रहे हैं 1,000 फाइन और 1 साल की इंप्रिजनमेंट को और इन्फ्लेट कर सकते हैं, क्या पता 5 साल की तुम्हें जेल कर दे या तुम्हारा फाइन बढ़ा दे, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का तुमने नोइंगली और रेकलेस बिहेवियर किया है टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हुए। एग्जाम्पल के तौर पे, अ प्रिपेयर यूजेस टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन टू ओपन अ क्रेडिट कार्ड इन द क्लाइंट्स नेम, दिस लीड्स टू मोर सेवरल क्रिमिनल चार्जेस। उसके पैन कार्ड के थ्रू तुमने अपना क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, लेट्स सपोज, ठीक है, तो ये तो तुमने एक आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया ना यहाँ पे, उसकी आइडेंटिटी ही चुरा ली। और लोग ये करते हैं, अब तुम्हें पता है एआई इतना एडवांस हो गया है, अब तुमने डार्क वेब जैसी चीजें भी सुनी होगी, तो ये चीजें होती हैं वहां पे। तो ऐसा कुछ कर लिया तो क्रिमिनल पेनल्टी एनहांस हो जाएगी। और आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए कीवर्ड क्या है, कब एनहांस होगी क्रिमिनल पेनल्टी, भाई जब आइडेंटिटी थेफ्ट होगी। कीवर्ड्स दिमाग में रखो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जान के हाईलाइट किए हैं। अच्छा, अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लॉ। एक तरह से ना देखो लॉ, तुम ऐसे मान के चलो लॉ बिल्कुल बच्चा होता है, वो तुम्हें बिल्कुल इस तरह से चीजें बताता है कि यार तुम बिल्कुल, हमें कुछ पता ही नहीं है, छोटी छोटी चीजें वो भी लिख देगा जो हमें, जो तो मतलब नोइंग है कि ऑब्वियसली ये तो होगा ही, हम ऐसे सोचते हैं ना, तो वो पर वो भी उसको मेंशन करता है पूरी क्लैरिटी के लिए ना। अब वो कह रहा है क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकती हैं, एज अलाउड अंडर द आईआरसी कोड। अगर तो तुम्हारे आईआरसी कोड में, आईआरसी में लिख दिया कि ये चीज ऑथराइज्ड है, इसको तुम कर सकते हो डिस्क्लोज, अगर ऐसी कोई चीज लिख रखी है तो वो तो है ही है डिस्क्लोजर, फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर लिख रखा है, ठीक है, अलाउ किया हुआ है आईआरसी ने। एग्जाम्पल मतलब आईआरएस रेगुलेशंस रिक्वायर शेयरिंग इन्फो विद द आईआरएस फॉर ऑडिट्स। अच्छा, ऑडिट्स के लिए स्पेशली एक डॉक्यूमेंट पे लिख रखा है कि हाँ आप डिस्क्लोज कर सकते हो अगर इस तरह के ऑडिट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईआरसी कोड उन्होंने बना, तो ठीक है भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन रोक रहा है। टू अ रिलेटेड टैक्स पेयर, रिलेटेड टैक्स पेयर मतलब ये टैक्स पेयर है जिसका डेटा तुम्हारे पास है, तुम इसके टैक्स प्रिपेयर हो, और इस टैक्स पेयर का एक चचेरा भाई है, ठीक है, ये टैक्स पेयर और ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, राइट। तो तुम एक रिलेटेड, उसके रिलेशनशिप में जो भी बंदा आता है या वो बंदी आती है या कोई भी टैक्स पेयर और है, इफ नॉट एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय द क्लाइंट, अगर इसने मना नहीं किया, देखो इसमें यहाँ पे वो रिटर्न एडवाइस की बात नहीं कर रहा, बस उसकी परमिशन की बात कर रहा है। अगर इसने स्पेसिफिकली मना किया है क्लाइंट ने कि यार उस पर्टिकुलर इंसान से मेरा डेटा मत शेयर करना, यू आर नॉट ऑथराइज, तो ठीक है तुम नहीं कर सकते, बट सी कभी कभार ऐसे केसेस हो सकते हैं कि एक टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ किसी के साथ हमें शेयर करनी पड़ जाए। अगर इसने स्पेसिफिकली मना किया तो मैं नहीं करूंगा, बट मेरे को उसके लिए रिटर्न एडवाइस नहीं चाहिए फिर, अगर इसने मना ही नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकते हो। तो वो कह रहे हैं शेयरिंग अ पेरेंट्स टैक्स इन्फो विद डिपेंडेंट चाइल्ड इफ नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है, सिंपल है, फैमिली के अंदर की बात थी तो तुम उसके साथ कर सकते हो अगर उसने तुम्हें प्रोहिबिट नहीं किया, मतलब मना ही नहीं डाली है तुम पे। उसके बाद पर्सनल टू कोर्ट आर्डर, भाई भाई कोर्ट से ही ऑर्डर आ गया, तुम्हें फेडरल कोर्ट से ऑर्डर आ गया, फेडरल कोर्ट तो हमें पता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द आईआरएस। फेडरल कोर्ट तो सारी चीजें देखता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर वहीं से ऑर्डर आ गया सीधा सीधा कि यार इसकी टैक्स पेयर की इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज कर दो, तो तुम उस केस में कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अ जज ऑर्डर्स द प्रिपेयर टू हैंड ओवर टैक्स डॉक्यूमेंट इन अ लीगल केस, ठीक है, परसुएंट टू ग्रैंड जूरी और कांग्रेशनल सबमीनिया। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हुक्म, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है।
अगर कांग्रेस से हुक्म आया है या ग्रैंड जूरी ने तुम्हें बताया है कि हमें, है ना, ग्रैंड जूरीज कहते हैं, जूरीज, जूरी इज ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर तुम्हें एक जूरी से आया है, ये कीवर्ड्स याद रख लो, जूरी और ये वाला, इसका मैंने मतलब बता दे तुम्हें, हुक्म यहां से आया है, तो क्या कांग्रेस भी डिमांड कर सकता है? कांग्रेस तभी पहली क्लास में एक्सप्लेन किया था एक बारी, ये कांग्रेस पूरे पार्लियामेंट की तरह है इनके, वहां से अगर ऑर्डर आ गया तो यू नीड टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन। तो अब तुम्हें कांग्रेस वर्ड के देख के तकलीफ नहीं होगी कि कांग्रेस बार बार क्या लिख रहे हैं, ये कोई पार्टी है क्या? तो कांग्रेस डिमांड टैक्स इन्फो ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, आईआरएस के बाहर की बात है, तो कांग्रेस अगर मांगेगा यू नीड टू डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंपनी ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स। अरे एक फर्म है, उस फर्म में 10-12 टैक्स प्रिपेयरर्स हैं, उनकी पूरी टीम है, कोई सीनियर है कोई जूनियर है, ये आपस में क्या पता, इनकी एक टीम है कॉमन, वो एक ही क्लाइंट पे काम करते हैं, एक ही क्लाइंट का डेटा उन सबके पास रहता है, तो वो तो एक दूसरे से करेंगे ना शेयर, नहीं तो उसका रिटर्न कैसे बनाएंगे? ये तो कॉमन सेंस है। तो ये वहां पे यहाँ पे इस चीज की बात करें। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दे दी, वन एम्प्लॉय एट अ टैक्स फर्म शेयर्स इन्फो विद अनदर टीम मेंबर वर्किंग ऑन द सेम रिटर्न। ये जो एक एक एग्जांपल मैंने डाल रखी है, तुम्हें आईआरएस पब्लिकेशंस में नहीं मिलेगी, ये एक एक लाइन के बीच में एक एग्जांपल है, ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए चीजों की। ठीक है, क्या लिख रखा है उसमें, बोलना क्या चाह रहे हैं? फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। यार अब मेरे को किसी को ट्रेनिंग देनी है अपने स्टाफ को, कि इस तरह से अगर टैक्स पेयर की सिचुएशन ऐसी होती है तो तुझे भाई इस तरह से उसका रिटर्न बनाना है, इस तरह से टैक्स प्लानिंग करनी है, हमें लीगली इस तरह से काम करना है। तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी हम कर सकते हैं टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज। अगर उसने क्या लिखा, यूजिंग anonymized anonymized tax data to train a new staff on how to file return। मतलब जो टैक्स डेटा है वो कोई फ्रॉडुलेंट टैक्स डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा टैक्स डेटा, तुम अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करो, एक फॉर्म रन कर रहे हो, करो उसकी इंफॉर्मेशन को लेके उसको ट्रेन। अब वो कह रहा है कि टू सोलिसिट टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज। यार मुझे अपना बिजनेस लेना है, मैं एक अभी इंडिपेंडेंट टैक्स प्रिपेयर हूँ, मैं जस्ट ईए का लाइसेंस लिया है, या मैंने जस्ट सीपीए का लाइसेंस लिया है, या मैं टैक्स प्रोफेशनल हूँ, मैंने, मेरे को एक्सपीरियंस है। तो उस केस में भी तुम क्या कर सकते हो, सोलिसिट, सोलिसिट का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, जब तुम्हें किसी से बिजनेस लेना हो, काम लेना हो, कि मेरी ये सर्विसेज है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। अब लेट सपोज मैंने अरशद को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, और मैंने प्रोवाइड करने से पहले अपना सोलिसिट किया, मैंने उसको बताया ये ऑफरिंग्स है, सो अरशद मुझसे पढ़ने आए। तो इसी तरह तुम भी सोलिसिट करते हो अपनी प्रिपरेशन सर्विस को, पता होगा कि मैं इस तरह से रिटर्न बनाता हूँ, इतनी जल्दी मैं बना दूंगा, और मैं इस तरीके से बनाता हूँ। तो अगर तुम इस तरह से क्लाइंट से कोई सोलिसिटेशन कर रहे हो, तो उस केस में भी तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। अब जैसे उसने लिखा, यूजिंग अ लिस्ट ऑफ प्रायर ईयर क्लाइंट्स टू सेंड ईमेल्स ऑफरिंग। अब उन्होंने बताया, ठीक है, ये देखो, एक तुमने लीगली वे में एक टैक्स रिटर्न बनाया, ठीक है, उसमें वेज टू इनकम वगैरह है एक एम्प्लॉय की, राइट? अब तुमने उसको दिखाना है, किसी को दिखाओगे ना कि ये देखो मैं इस तरह बनाता हूँ, और आपका भी इस तरह बना दूंगा, इसी तरह टैक्स लाइबिलिटी कम कर दूंगा। तो ये डिस्क्लोज आप कर सकते हो एक नया क्लाइंट लेने के लिए, अगर आप लीगली कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर्स टैक्स प्रेप सर्विसेज विद प्रायर रिटर्न कॉन्सेंट, बट इस केस में उसने लिख दिया कि रिटर्न कॉन्सेंट होना चाहिए। इस केस में रिटर्न कॉन्सेंट जरूरी है, मतलब जिसका तुमने डेटा उसको शेयर किया नया क्लाइंट लेने के लिए, उस बंदे का, इस इंसान का जिसका ये था, जिसका ये डेटा था, इससे एक बारी रिटर्न कॉन्सेंट ले लो, और करते रहो भाई, अपना बिजनेस लेते रहो उसको दिखा के, एक तरह से टेस्टिमोनियल। ठीक है, उसके बाद फॉर कॉन्फ्लिक्ट चेक, क्वालिटी रिव्यू एंड पीयर रिव्यू, एन एक्सटर्नल सीपीए रिव्यूज द रिटर्न फॉर क्वालिटी एश्योरेंस बिफोर फाइलिंग। पीयर रिव्यू क्या होता है, मतलब तुम अपना काम किसी और एक्सपीरियंस इंसान से रिव्यू करवा रहे हो एक बार कि देख लो। क्योंकि देखो यहाँ पे ये दोनों चीजों की बातें करते हैं, या तो तुम एक फॉर्म बना के प्रैक्टिस कर रहे होगे और टैक्स प्रिपरेशन सर्विस या तुम इंडिपेंडेंटली कर रहे होगे। अब अगर तुम नए नए ये बने हो और तुम्हें नया नया काम आया, लेट सपोज तुम्हें किसी का रिटर्न बनाया, तो तुम उसको रिव्यू करवाने किसी एक्सपीरियंस के पास तो भेजोगे कि ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो अगर रिव्यू बनाने के लिए किसी के पास भेज रहे हो उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए रिटर्न की, ठीक है, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं राइज हो रहा मेरे रिटर्न में जो मैंने सर बनाया, देखिए एक बारी इसकी एक बारी क्वालिटी रिव्यू कीजिए, और एक बारी मुझे पीयर रिव्यू दीजिए। पीयर रिव्यू मतलब यही हो गया कि एक सीनियर से एक्सपीरियंस पर्सन से रिव्यू करवाना, उसकी क्वालिटी चेक करवाना। अगर इस तरह से कर रहे हो और डेटा शेयर कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। अभी तक हमारे सामने किसमें पढ़ा कि किसमें रिटर्न कॉन्सेंट चाहिए, 7 पॉइंट, जब हमने सोलिसिट करनी है टैक्स प्रिपरेशन सर्विस, तो यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। ओके, तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद एक सेकेंड, यहाँ मैसेज आया है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर आप नहीं दिख रहे हो स्क्रीन पे। हाँ, आज मेरे कैमरा में प्रॉब्लम है, मैंने वही स्टार्टिंग में बोला, कल से वो रिजॉल्व हो जाएगा इशू।
थोड़ा ब्लरी आ रहा है वो, पता नहीं उसको। ओके। उसके बाद आ गया कंसेंट रिक्वायरमेंट्स। अब टैक्स पेयर मस्ट गिव रिटर्न एंड स्पेसिफिक कंसेंट फॉर अदर यूजर्स। यही पढ़ रहे हैं कि हमें कंसेंट देना पड़ेगा। कंसेंट कौन देगा? मैं दूंगा, टैक्स पेयर। कंसेंट तो टैक्स पेयर देगा ना। तो तुम इसमें तो नहीं कंफ्यूज होते कि टैक्स प्रिपेयर और टैक्स पेयर में? प्रिपेयर भाई तुम, वो जो रिटर्न बना रहा है। पेयर वो है जिसका तुम टैक्स रिटर्न बना रहे हो, ठीक है। अब वो कह रहा है द टैक्स पेयर मस्ट गिव रिटर्न एंड स्पेसिफिक कंसेंट फॉर अदर यूजेस। और अदर यूजेस कौन से हैं, वो हम पढ़ते हैं। टू यूज टैक्स पेयर इन्फो फॉर अनरिलेटेड सर्विसेज। The preparer asked to offer mortgage advisory services. The client must give written consent. अब लेट सपोज तुम ऑलरेडी उसका टैक्स प्रिपरेशन बना रहे थे, टैक्स प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, रिटर्न बना रहे थे। अब तुमने उसको बोला रिटर्न बनाना तो एक वन ऑफ द थिंग है। लेट सपोज मैं उसको एक और एडवाइस देना चाहता हूँ। मैं उसको ना इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहता हूँ किसी चीज में नेक्स्ट ईयर के लिए, कि आप अगली बारी से ऐसा करना, ठीक है। और वो एडवाइस आपकी, उसने क्या बोला है, अगर वो इस तरह की एडवाइस आप देते हो, क्योंकि ये अनरिलेटेड सर्विस है विच इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट यू वर डूइंग एक्चुअली, है ना। तो इस केस में रिटर्न कॉन्सेंट ले लो भाई उसका, टैक्स पेयर का, कि मैंने, उसने बोला हाँ ठीक है, पर उससे रिटर्न कॉन्सेंट ले लो। तो कॉन्सेंट रिक्वायरमेंट इस चीज में आ जाता है कि प्रिपेयर को मांगनी पड़ेगी क्या, उससे रिटर्न कॉन्सेंट। और क्लाइंट मस्ट गिव, अगर क्लाइंट ने भी एग्री किया है तो हमने कीवर्ड क्या है, अनरिलेटेड सर्विसेज के लिए रिटर्न कॉन्सेंट चाहिए टैक्स प्रिपेयर को। टू डिस्क्लोज इन्फो टू द थर्ड पार्टीज, ये तो हमें पता ही है। The preparer wants to send tax info to a financial advisor. A financial advisor is totally a different profession, ठीक है। ये सीपीएस मेनली फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, जो आपको बस ये बताते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स किस किस तरह से होनी चाहिए पूरे साल में, ठीक है, आपको कहाँ कितना पैसा लगाना है, क्या चीजें करनी है पूरे साल में, कि ताकि आपकी कैपिटल बजटिंग फोरकास्टिंग सब अच्छे से हो। तो फाइनेंशियल एडवाइजर को, अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर एक डेटा मांग रहा है, टैक्स इन्फो मांग रहा है आपसे, ठीक है, क्योंकि देखो, मांग सकता है, उसको देखना क्या पता फाइनेंशियल एडवाइजर को भी देखना हो कि अब मैं इनको क्या अपॉर्चुनिटीज बताऊं नेक्स्ट ईयर के लिए टैक्स पे। तो उसके लिए भी रिटर्न कॉन्सेंट पहले क्लाइंट का ले लो, ठीक है। कल को तुम्हारी भी गर्दन कर सकती है, तो क्लाइंट की, तो क्लाइंट का क्या पता कुछ ना जाए। उसके बाद टू शेयर इन्फो रिलेटेड टू समवन एल्स रिटर्न। एग्जाम्पल है, पेरेंट गिव्स कॉन्सेंट टू शेयर देयर इन्फो विद अ चाइल्ड प्रिपेयर फॉर एजुकेशन क्रेडिट क्लेम्स। अब वो क्या कह रहे हैं, टू शेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू समवन एल्स रिटर्न। रिटर्न उसने यहां पे क्या बोला, कीवर्ड क्या है, रिटर्न। पूरा पूरा रिटर्न ही अगर तुम क्या कर रहे हो, किसी का पूरा पूरा रिटर्न ही किसी के साथ शेयर कर रहे हो, या उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको कॉन्सेंट चाहिए, बट क्या इसमें हमें रिटर्न कॉन्सेंट चाहिए? नहीं, इसमें रिटर्न कॉन्सेंट नहीं चाहिए। तो जहां रिटर्न लिखा है वहीं पे रिटर्न में दिमाग रखना है, तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं नॉर्मल कॉन्सेंट के साथ। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिविलेज। नॉट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें पता रहनी चाहिए। ये सब यूनिट इजी सा है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है दिमाग लगाने का। अब कॉन्फिडेंशियल तो हमें कल भी हमने डिस्कस किया था, पर प्रिविलेज आप सबको तो पता ही होगा क्या होता है प्रिविलेज। कॉन्फिडेंशियल सबको पता है। कॉन्फिडेंशियल मैं फिर भी बता देता हूँ, कॉन्फिडेंशियल हो गया कि जो बात एक दो इंडिविजुअल्स या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जिनके बीच में हुई है उन्हीं के बीच रहनी चाहिए। प्रिविलेज का क्या मतलब हो गया, एक तरह से प्रिविलेज का मतलब लगा लो फ्रीडम, ठीक है, कि मैं ये करने के लिए प्रिविलेज हूँ। मैं रात को 10-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर से बाहर जाने के लिए प्रिविलेज हूँ, मुझे कोई नहीं रोक टोक कर, मतलब रोक टोक नहीं है। तो दिस प्रिविलेज प्रोटेक्ट सर्टन कम्युनिकेशंस बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड नॉन टैक्स प्रोफेशनल्स इन नॉन क्रिमिनल टैक्स मैटर्स जस्ट लाइक अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप पहले तो एक चीज बताओ, लॉयर तो नहीं है ना यूएसए, एनरोल्ड एजेड एक टैक्स प्रैक्टिशनर है। वी आर नॉट लॉयर्स। और एक लॉ में एक चीज लिख रखी है कि अटॉर्नी, अटॉर्नी कौन होता है, लॉयर। अब अगर किसी को लॉ का कोई भी मैटर है, टैक्स लॉ में, टैक्स लॉ नहीं कह रहा मैं, कोई भी केस चल रहा है, किसी भी क्लाइंट और अटॉर्नी के बीच कोई केस चल रहा है, वहां के क्लाइंट और लॉयर के बीच, यहाँ पे टैक्सेशन की बात नहीं हो रही कि टैक्स, हम तो टैक्स मैटर्स देखते हैं आईआरएस के अंदर। बट अगर नॉर्मली किसी क्लाइंट और अटॉर्नी में क्या चल रहा है, कोई भी मैटर पे डिस्कशन हो रही है, और ये अटॉर्नी इसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करने वाला है, ये तो कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा सीधा सीधा क्लाइंट को। तो इनके बीच ना लॉ कहता है एक
अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज होती है, मतलब जो डेटा और इनके बीच में जो शेयर हुआ है, इनके बीच में अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुई है, कोई ऐसी बात हुई है एक दोनों दोनों के बीच, जिनको जो इन दोनों को लगता है कि ये कोई भी अगर हमसे पूछेगा हम शेयर नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज है। तो ये टर्म है कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज, मतलब इनके पास हक है दोनों के पास कि अगर से आगे कोई भी इनसे डेटा मांगता है, या कोई भी डेटा छोड़ो, कोई भी किस तरह के इन दोनों के बीच अगर कोई भी बात हुई है, कोई भी आके मांगेगा, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, ये इनके पास एक कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज है उसको रखने की। ठीक है, अब देखो तुम ऊपर सोच रहे हो कि यहाँ पे फिर क्या हो रहा था, यही तो, इसी तरह से तो लॉ समझना है। मतलब एक और हमें फैक्टर मिल गया कि अगर ऊपर भी कोई चीज डेटा मांगता है, देखना पड़ेगा कि हमारे पास कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज है कि नहीं है। अगर नहीं है फिर तो देना पड़ेगा, और वो देखेंगे कैसे, अब इसमें पता चल जाएगा। बेसिकली इसमें मोस्टली एडवाइस की बात होती है, जब एक टैक्स पेयर एडवाइस देता है किसी क्लाइंट को, या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करता है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान बेचता है उसको किसी भी क्लाइंट को, तो अगर कल को कोर्ट या कोई भी आके उनसे मांगे वो चीजें कि हमें बताओ क्या क्या तुम्हारे दोनों के बीच में क्या बात हुई है, क्या कानाफूसी हो रही है, तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज हो सकती है, बट देखना पड़ेगा। वो यही कह रहा है जैसे एक अटॉर्नी और क्लाइंट के बीच होती है, ऐसे ही नॉन टैक्स प्रोफेशन, नॉन अटॉर्नी टैक्स प्रोफेशनल, नॉन टैक्स अटॉर्नी टैक्स प्रोफेशनल कौन से हो गए भाई, हम जैसे लोग, हम नॉन अटॉर्नी है पर टैक्स प्रोफेशनल है। अटॉर्नी भी एक टैक्स प्रोफेशनल है, बट वो सिर्फ नॉन अटॉर्नी की बात करता हूँ। नॉन अटॉर्नी में कौन आ गया, हमारा ए और सीपी। ठीक है, और जो भी हमने लिमिटेड बेसिस पे जिनको थोड़ी टाइम के लिए राइट्स मिलते हैं, उनको उनके पास भी वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज है। आप उसको प्रिविलेज, कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रिविलेज कर सकते हो ठीक है, उसका फायदा ले सकते हो, बट कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन नॉन नॉन क्रिमिनल टैक्स मैटर्स, नॉन क्रिमिनल टैक्स मैटर मतलब ऊपर चले जाते हैं 2 मिनट के लिए, सिर्फ जिसमें सिविल पेनल्टी लगने के चांसेस है, वैसे वाले टैक्स मैटर। अगर कोई पेनल्टी है, क्रिमिनल पेनल्टी जैसा टैक्स केस है, उसमें नहीं मिलेगी भाई कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज। सिर्फ क्रिमिनल पेनल्टी जैसे, जिसमें हमें पता है कि यार इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि हमें जेल हो जाए मेरे क्लाइंट को, तो इसमें मैं कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज रख सकता हूँ। ओके, अब उसके बाद वो बोलता है प्रिविलेज इन नॉन क्रिमिनल आईआरएस प्रोसीडिंग्स। अभी तो वो सिर्फ बात किसकी कर रहा है, वो आईआरएस प्रोसीडिंग की। अब मैंने तुम्हें, जैसे मैं डिस्कस करते रहता हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे मान के चला करो कि आईआरएस एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी अपने टैक्स कोर्ट्स है। ठीक है, अपनी टैक्स मीटिंग्स यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे मीटिंग टैक्स के रिलेटेड हियरिंग्स होती हैं अगर कोई गलती कर देता है। अगर आईआरएस से केस सॉल्व नहीं होता, फिर जाके वो आगे कोर्ट्स में जाता है, जो वहाँ के फेडरल कोर्ट्स हैं। इनके बारे में हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे आपके कि कहाँ तक केसेस जाते हैं। बट अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं, अगर नॉन क्रिमिनल प्रोसीडिंग है आईआरएस के अंदर ही, तो उसका प्रिविलेज मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, इन नॉन क्रिमिनल टैक्स मैटर, नॉन क्रिमिनल पे फोकस करना है। वहां पे वो क्या पता ऐसे लिख दें आपके उसमें क्रिमिनल टैक्स मैटर, तुम उसमें हाँ करके आ जाओ, क्रिमिनल पढ़ लो, नॉन क्रिमिनल पढ़ना है। द टैक्स पेयर हैज कॉन्फिडेंशियलिटी राइट्स व्हेन गेटिंग टैक्स एडवाइस फ्रॉम सर्टेन टैक्स प्रोफेशनल। हमने उनके बारे में बात करी, एनरोल्ड एजेंट, सीपीए, एनरोल्ड एक्चुअरी, इनके पास भी क्या है, कॉन्फिडेंशियल टैक्स प्रिविलेज है। और ये लोग कौन होते हैं, फेडरली ऑथराइज टैक्स प्रोटेक्शन। अब वो कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखो, और टैक्स पेयर आस्क्स सीपीए अबाउट डिडक्टिंग होम ऑफिस एक्सपेंसेस, द एडवाइस इज प्रोटेक्टेड इन नॉन क्रिमिनल आईआरएस टैक्स। या टैक्स पेयर सीपीए को क्या बोलता है कि मेरे ना ये होम ऑफिस एक्सपेंसेस है, और मैं चाहता हूं कि हम इसको इस पर्टिकुलर वे में क्लेम करें, हम डेप्रिसिएशन अब इतने ले लें, और एक सीपीए को भी सही लगी ये चीज, हाँ वी कैन डू दैट, हम उस सब्सटेंशियल अथॉरिटी रख के ऐसी पोजीशन रख के इस तरह से डिडक्शन लेते हैं और हमें पता है कि सही है। और ये अगर आईआरएस को ऑडिट करता है, तो आप इस केस में कर सकते हो कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज को यूज। आप बोल सकते हो कि यार मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं देना चाहता वो जो हमारे बीच में बात हुई है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं डेफिनेशन ऑफ टैक्स एडवाइस। अभी हमने क्या पढ़ा कि टैक्स एडवाइस पे ही मेनली कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज होता है। टैक्स एडवाइस रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। टैक्स एडवाइस होता क्या है, लॉ क्या समझता है टैक्स एडवाइस को, आईआरएस क्या सोचता है कि टैक्स एडवाइस क्या है। टैक्स एडवाइस क्या है, इट्स अ गाइडेंस गिवन बाय फेडरली ऑथराइज्ड टैक्स प्रैक्टिशनर्स ऑन मैटर्स दे आर अलाउड टू हैंडल बिफोर द आईआरएस। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, टैक्स एडवाइस जनरल टर्म में लेके चलो, इलीगल भी तो हो सकती है टैक्स एडवाइस, बट वो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं इसको गुड फेथ पे कि टैक्स एडवाइस ऐसी टैक्स एडवाइस है कि जो भी एक फेडरली ऑथराइज टैक्स प्रैक्टिशनर क्लाइंट को दी है, एक टैक्स पेयर को दी है, कोई भी गाइडेंस दी है उसको टैक्सेशन के रिलेटेड, जहां पे उसको पता है कि ये हैंडल हो जाएगी आईआरएस के सामने, वो उसके अंदर रह के, उससे सीमित रह के ही वो एडवाइस दी गई है, उसको टैक्स एडवाइस जनरल लैंग्वेज में बोला। क्योंकि हमें पता है हमने टैक्स शेल्टर्स भी होते हैं, फिर उसके बाद टैक्स इवेजन होता है, वो हम सब पढ़ के आए हैं। बट टैक्स एडवाइस आईआरएस मानता है कि शुड बी इन सच अ वे कि ये हैंडल हो जाए पहले आईआरएस, आईआरएस के सामने जब तक बात नहीं बढ़ेगी, तो वो टैक्स एडवाइस।
मतलब यहाँ पे हमने क्या वर्ड याद रखना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, गुड फेथ। ठीक है, तो टैक्स एडवाइस क्या है, जो हैंडल हो जाए। एक क्या रखेंगे, हैंडल बिफोर द आईआरएस, या गाइडेंस है जो फेडरली ऑथराइज टैक्स प्रैक्टिशनर्स देते हैं किसी भी मैटर्स पे, जिनको वो पता है कि वो उसको अलाउ है उसको हैंडल करने के लिए आईआरएस के सामने। एग्जाम्पल, एन ईए गिव्स एडवाइस ऑन फाइलिंग अमेंडमेंट रिटर्न्स, दैट्स कंसीडर्ड प्रोटेक्टिव टैक्स एडवाइस। तो टैक्स एडवाइस क्या है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वो एडवाइस किस पे दे रहा है उसको, ऑन फाइलिंग अमेंडमेंट रिटर्न्स। अमेंडेड रिटर्न्स कौन से होते हैं, अगर मेरे को कोई रिटर्न मेरे से गलत बन गया था, ठीक है, अब जैसे 1040 तुम्हें पता है रिटर्न तुम प्रिपेयर करते हो, और इसमें कोई भी एक अमाउंट में चेंजेस करने हैं, और तुम्हें पता है उस अमाउंट में अगर चेंजेस नहीं किए तो आईआरएस ऑडिट कर सकता है। तो मैं इसको एक अच्छी टैक्स एडवाइस ये देता हूं कि अभी भी टाइम है, आप क्या करो, अमेंडेड रिटर्न बना लो। मतलब अमेंडेड का ऑप्शन मिलता है, मैं इस रिटर्न को चेंज कर सकता हूँ, फिर से एक नया रिटर्न फाइल करके। और उस रिटर्न को, सारे अमेंडेड रिटर्न को ऐसे बोला जाता है 1040X। ठीक है, तो मतलब अमेंडेड रिटर्न बनाना, जो रिटर्न पहले से चला गया था उसका फिर से रिटर्न बनाना, क्योंकि वहां पे कोई गलती हो गई थी। ऑल राइट, अप्लाइज इन फेडरल कोर्ट, नॉन क्रिमिनल टैक्सेस, कितनी प्यारी बात कर दी उसने। ये देखो, अब हमें इसे पता क्या याद आएगा, एक तो अगर नॉन क्रिमिनल टैक्स केस है, और हमारे पास नॉन क्रिमिनल टैक्स केस में एक आईआरएस के अंदर तो प्रिविलेज है ही है कॉन्फिडेंशियल रहने की उस टैक्स एडवाइस में, और हमारे पास फेडरल कोर्ट में भी है। क्या किसी और के सामने है, अभी वो देखते हैं, उसको भी होल्ड पे रखते हैं। तो उसने क्या बोला कि आईआरएस फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट मतलब, यार आईआरएस में इशू रिजॉल्व नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत ब्रूटल टैक्स केसेस होते हैं, तुम आगे पढ़ो। तो आईआरएस ने क्या करता है, फिर आईआरएस क्या करता है, जब आईआरएस कुछ नहीं कर पाता तो आईआरएस, ये आईआरएस है, ये टैक्स पेयर है। ठीक है, आईआरएस और टैक्स पेयर के बीच में केस होते हैं। आईआरएस केस करता है टैक्स पेयर पे कि इसने 50,000 की डिडक्शन ले रखी है, जो कि हमारे हिसाब से गलत है, अब टैक्स कोर्ट साहब, आप फेडरल कोर्ट आप ही संभालो साहब, इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज एक टैक्स प्रैक्टिशनर जो आईआरएस के सामने रखा था, वो वाला सेम फेडरल कोर्ट के सामने भी रख सकते हैं। हाँ, बट इट शुड बी नॉन टैक्स क्रिमिनल। मतलब मैंने तुम्हें बोला कि एक टैक्स प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस लॉ आईआरएस के सामने ही कर सकता है, फेडरल कोर्ट के सामने नहीं कर सकता। तो तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी बोल रहे हो, क्या पता तुम वहां पे एज अ विटनेस हो, और एज अ विटनेस तुम अपने टैक्स पेयर के साथ तो रहोगे। अगर तुम्हें एज अ विटनेस भी फेडरल कोर्ट पूछता है कि क्या बात हुई थी तुम दोनों के बीच, तो आप वहां पे अपना कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज एंजॉय कर सकते हो, आपको नहीं है बताने की जरूरत। व्हाट इट मीन्स, द प्रिविलेज ऑल्सो अप्लाइज इन द नॉन टैक्स, बार बार नॉन क्रिमिनल लिख रहा है, फेडरल टैक्स कोर्ट्स इन्वॉल्विंग यूएस गवर्नमेंट। तो अब तो ये यूएस गवर्नमेंट पे बात चलेगी, फेडरल टैक्स कोर्ट की। तो वहां पे भी यू कैन एंजॉय दैट प्रिविलेज। एग्जाम्पल, अ टैक्स पेयर इन फेडरल टैक्स डिस्प्यूट, नॉन क्रिमिनल, एंड द आईआरएस रिक्वेस्ट द ये एडवाइस नोटिस, जो भी मैंने एडवाइस दी थी, द प्रिविलेज प्रोटेक्ट्स दोस नोटिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बताना। तो हमें पता चल गया कि आईआरएस में भी है, फेडरल कोर्ट में भी है, बट नॉन क्रिमिनल होना चाहिए। ठीक है, और वो जो एडवाइस होनी चाहिए, दैट दैट शुड बी अलाउड टू हैंडल बिफोर द आईआरएस। मतलब इन्होंने यहां से यही लिखना चाह रहे हैं कि ऐसी एडवाइस नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें लग रहा है कि वो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। मतलब तुम्हें गुड फेथ में पता है, 90% पता है कि एडवाइस वो सही है। ठीक है, इसलिए तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज है उस चीज में। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ द प्रिविलेज, नॉट वैलिड इन क्रिमिनल केसेस। लिमिटेशंस मतलब कहां पे नहीं कर पाओगे, क्रिमिनल केस में तो पता ही है। एग्जांपल पढ़ लेना इसकी, इफ द आईआरएस सस्पेक्ट्स टैक्स फ्रॉड अ क्रिमिनल केस, द टैक्स पेयर कैन नॉट यूज दिस प्रिविलेज। जब तुम्हें पता है टैक्स फ्रॉड वर्ड आ गया ना, फ्रॉड खुद में एक ब्रूटल वर्ड, तो क्रिमिनल केस ही है ये। क्या पता वो सिर्फ टैक्स फ्रॉड लिख दे, तो तुम्हारे वर्ड्स पे भी देखना है एक बार कि अच्छा फ्रॉड है तो ये क्रिमिनल केस है, यहाँ पे नहीं एंजॉय करना। डज नॉट अप्लाई टू डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटरी बॉडीज अदर देन आईआरएस। वो कह रहे हैं कि अगर आईआरएस प्लस फेडरल कोर्ट तो ठीक है, बट इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स है यूएसए में टैक्सेशन के। ठीक है, उसमें से सेक एक है, एक कुछ सिक्योरिटी करके कुछ इनका फुल फॉर्म है। बट अगर सेक जैसे रेगुलेटरी बॉडी ने, जैसे इंडिया में सेबी है, ठीक है, ऐसे सेक जैसी रेगुलेटरी बॉडी ने अगर तुमसे मांगा कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सिक्योरिटीज इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब सिक्योरिटीज इन्वेस्टिगेशन मतलब मैंने शेयर्स खरीद रखे थे, उस टैक्स पेयर ने बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत हो रही थी कुछ, उसमें कुछ कैपिटल गेन का इशू आ रहा था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का नहीं समझ आ रहा था। तो ऐसे केस में अगर सेक ने तुमसे मांगा है, तो वहां पे तुम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। यू हैव टू टेल सेक जैसी रेगुलेटरी बॉडी को कि हमने क्या कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज में जो हम राइट्स एंजॉय करने हैं वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। यू हैव टू
लेट दम नो। नो प्रिविलेज फॉर कम्युनिकेशंस प्रोमोटिंग अ टैक्स शेल्टर, ये सिंपल सी चीज है, वही चीज लिखा है। टैक्स एडवाइस तो उनको पता है, टैक्स एडवाइस तो मजे से आप प्रिविलेज एंजॉय करो, बट वो टैक्स शेल्टर है। जैसे कि टैक्स शेल्टर क्या है, मैंने क्या पढ़ा था, यहाँ पे वो किस टैक्स शेल्टर की बात कर रहा है, इलीगल टैक्स शेल्टर। जिस टैक्स शेल्टर को यूज करके लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, और आईआरएस के सामने आईआरएस ये चीज को अच्छे से समझता है, अगर टैक्स शेल्टर है तो तुम्हें कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज का राइट नहीं मिलेगा। अप्लाइज टू रिटर्न कम्युनिकेशंस बिटवीन अ फेडरल टैक्स प्रैक्टिशनर एंड अ कॉर्पोरेट पर्सोनल, जो मर्जी हो, अबाउट प्रोमोटिंग अ टैक्स शेल्टर द कॉर्पोरेशन पार्टिसिपेट्स। यार एक कॉर्पोरेशन है, चलो ठीक है, एग्जांपल ले लो, एक कॉर्पोरेशन है XYZ, उसने इंडिपेंडेंटली एक और कंपनी को देखा, ये कंपनी है टैक्स एडवाइजरी फर्म है, ये परेशान है, इनका रेवेन्यू बहुत बन रहा है, ऊपर से दे हैव टू पे लॉट ऑफ टैक्सेस, समझ नहीं आ रहा। ये इस टैक्स एडवाइजरी फर्म के पास गए, इन्होंने इनको एक इलीगल एडवाइस बेची, दैट इज कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान करके है, एक्सेप्ट करके हमने ही बना रखा है, आपको हम ये सेल कर देते हैं, आप इसमें अपने फंडिंग डाल दो और हम आपका टैक्स एग्जम्पशन करके उनको दिखा देंगे और आपका टैक्स बना देंगे। आईआरएस की लैंग्वेज में वो टैक्स शेल्टर निकला। तो टैक्स शेल्टर लिखा, और ये देने से पहले इन्वेस्टमेंट प्लान इन दोनों के बीच तो कुछ तो बात हुई होगी, एक ऐसी एडवाइस दी होगी उन्होंने रिटर्न करके, या ओरल कुछ भी बात हुई होगी कि ऐसे 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 करके इस तरह से ये यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी पता नहीं है ना ये टैक्स शेल्टर किस तरह से इलीगल है। बट ये एडवाइस जो इनके बीच गई हुई है वो एक टैक्स शेल्टर में बन गया उसका आउटकम एट द एंड। और तुम्हें कहीं ना कहीं टैक्स एडवाइजरी फर्म को पता था कि हम पूरी तरह से सही नहीं कर रहे हैं, हमारी सब्सटेंशियल अथॉरिटी सही नहीं है, तो इस तरह का कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज एंजॉय नहीं कर सकते। तभी इन्होंने लिखा है अबाउट प्रोमोटिंग टैक्स शेल्टर द कॉर्पोरेशन पार्टिसिपेट्स। ठीक है। अब ये क्या, बिटवीन अ फेडरली ऑथराइज टैक्स प्रैक्टिशनर एंड अ कॉर्पोरेट पर्सोनल। अगर सिर्फ जरूरी नहीं है सिर्फ कॉर्पोरेट को ही दिए, क्या पता इसके किसी इंसान को बेची, लेट्स सपोज इसका कोई इंप्लॉय है, उसके साथ तुमने डील कर लिया। ये इंप्लॉय क्या करता था, ये इंप्लॉय ही इस कॉर्पोरेशन का क्या करता था, इसके फाइनेंशियल यही बनाता था, और वहां पे कुछ इन्होंने घपलेबाजी कर दी, और घपलेबाजी करके इन्होंने टैक्स शेल्टर को प्रमोट कर दिया, और उसके बीच में जो एडवाइस दी टैक्स एडवाइजरी फर्म ने उस एम्प्लॉय को, वो भी वैलिड रही। रिटर्न कम्युनिकेशंस, तो टैक्स शेल्टर, अगर एक टैक्स शेल्टर प्रोड्यूस हुआ है, प्रमोट हुआ है, रिटर्न कम्युनिकेशन से भी कम्युनिकेशन हुई है लिख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर हम पढ़ रहे थे रिटर्न एडवाइस ये सब, बट टैक्स शेल्टर नहीं होना चाहिए, वो बस यही चीज बोल रहे हैं। तो बार बार वही कॉमन चीजें लिख रहे हैं हम। ठीक है, उसी में से कुछ कुछ जो 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 नई नई चीजें वहां से थोड़े थोड़े क्वेश्चन बना लेंगे। तो ये तो बिल्कुल इजी सा यूनिट था, तो हमारा 2.4 भी अब खत्म है। अब इसके प्रॉपर नोट्स आपको आज शाम को मिल जाएंगे, या कल सुबह का आप मुझे टाइम दो, इसके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, जो जो हमने पढ़ा है वो सब उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। सो इसमें किस यूनिट पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, 2.3 में, क्योंकि हमें पता है 2.3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सारे यूनिट्स। अच्छा एग्जाम्पल क्या है वो कह रहे हैं, और सीपीए ईमेल्स द कंपनीज फाइनेंस डायरेक्टर। देखो, सीपीए ने क्या है, ईमेल डाला, रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ है यहाँ पे फाइनेंस डायरेक्टर को अबाउट सेटिंग अप एन ऑफशोर एंटिटी। ऑफशोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है पता है तुम्हें, ऑफशोर इंडस्ट्री का भी काम आउटसोर्सिंग ही होता है। तो इन्होंने बोला कि आप एक ना अलग से एक कंपनी बना लो छोटी सी, और उसको यूज करके वो आप दुबई में सेटल कर लो, उस कंपनी को दुबई में उसको इनकॉर्पोरेट करो, और यहाँ से यूएस से पैसा अभी दुबई भेजा करना। इकोनॉमिक सब्सटेंस लैक कर रहा है वहां पे दुबई, जो मैंने पैसा भेजा, ठीक है, और वहां पे दिखाना है, लोग ऐसे करते हैं अपने यूएस की बैलेंस शीट में उसको सैलरी दिखाना, बैलेंस पीएनएल में और यहाँ पे लगेगा कि यहाँ के एम्प्लॉयज को सैलरी जा रहा है वो पैसा, बट यूज यहाँ पे तुम उसको एज अ सैलरी नहीं कर रहे। तो यहाँ से वो टैक्स छुपा रहे थे, क्योंकि दुबई अब एक टैक्स हेवन कंट्री है, कॉर्पोरेट टैक्स उधर है पर वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू यूएस। तो इस तरह से करके तुम टैक्स शेल्टर को प्रमोट कर रहे हो। कौन, ये सीपीए। तो ये टैक्स शेल्टर है, और प्रिविलेज जैसे इस केसेस में अगर कोई एडवाइस दी होगी इसको करने से पहले या बाद में, वहां पे नई प्रिविलेज एंजॉय होगी। अब ये मैंने ना इधर ही लिख दी है सारी, तुम्हारी जो 2.2 में पेनल्टीज थी, ताकि तुम इधर से ही देख लो, ड्यू टू अनरीजनेबल पोजीशन ग्रेटर ऑफ ये नॉट एप्लीकेबल। अभी तक जो हम मैंने सब पढ़ाया था नॉट एप्लीकेबल था ना। अब तुम्हें लास्ट में जो हमने पहले भी पढ़ा था कि किसमें क्रिमिनल पेनल्टीज है, तो इसको ध्यान से याद करना है, ये वाली जो चार चीजें हैं, फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट टैक्स इवेजन, ये भी हम पढ़ के आए हैं ना ऊपर से, इसमें क्रिमिनल पेनल्टीज, सॉरी हाँ क्रिमिनल पेनल्टीज है, और फाइन्स ये लिख रखे हैं, और जेल इतने की हो सकती है, सिर्फ चार है जेल वाली। तो ये दिमाग में रखना, उसमें से एक तो हमने अभी पढ़ ली, कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो ये भी तुम्हें मैं अटैच कर दूंगा, ये 2.3 के नीचे, 2.2 के नीचे अटैच कर दूंगा, ताकि तुम्हें एक आइडिया लगे। तो ये छोटी क्लास थी आज,
और हमारा सब यूनिट सेक्शन यूनिट 2 भी खत्म है, और यूनिट 3 सिर्फ 10 पेजेस का है। तो यूनिट 3 भी तुम लगा लो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे 3 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे और 4 रह जाएंगे तुम्हारे पार्ट 3 के। ठीक है। किसी को कोई अगर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं फिर उसको अनम्यूट करता हूँ, बात करते हैं।